तो चलिए, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। इस सेशन में बेसिकली हम लोग जो पोर्शन कवर करने वाले हैं, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि ओल्ड रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ ड्यूरिंग द होल सेशन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल कंटेंट हमने बनाया हुआ है ये पर्टिकुलरली एग्जाम पर्पज से है। इनकम टैक्स इटसेल्फ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एंड अगर कहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक मेजर पार्ट है, या कुछ किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये। तो हम केवल उसका सेलेक्टेड पोर्शन लेके आ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं आ रहे हैं। जो लोग डिटेल में पढ़े होंगे उनको और भी कई चीजें मिलेंगी और उन्हें लगेगा जैसे मैं ये चीजें छोड़ रहा हूँ। ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना आपके काम का है उतना पोर्शन मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ। सो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं। इस पे एक सेशन मैं पहले ले चुका हूँ, उसका ही मॉडिफिकेशन और कंटिन्यूटी है। क्योंकि गैप हो गया था इसलिए मैंने ये किया है कि भाई इसको एक बार फिर से हम कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, डिफरेंट डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एक दो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और आगे देखते हैं हम इसमें। सो सबसे पहले है टू बिगिन विथ स्टेप्स, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन में। तो एक तरफ से हम इसमें गौर करेंगे एक स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप तो है भाई इनकम टैक्स कैलकुलेशन में कि आप इनकम को कैलकुलेट कीजिए। जब तक आप इनकम को ही नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इनकम का कंपोनेंट है बेसिक सैलरी, अलावेंसेज, बोनस और कोई और टैक्सेबल कंपोनेंट यदि है तो इसमें मैं एक एक के बारे में बताऊं, 10 कंपोनेंट के बारे में बताऊं। इससे बेटर है कि हम एग्जाम्पल में इसको देखते जाएं कि ये कंसीडर होता है, ये कंसीडर नहीं होता है। दूसरा है कि आइडेंटिफाई डिडक्शंस, एग्जम्पशंस जो भी है, ठीक है। तो इसमें एचआरए है, एलटीए है, लिव ट्रेवल अलावेंस है जिसको लिव ट्रेवल कंसेशन हम कहते हैं, एलटीसी, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये सारे के सारे सब्सट्रैक्ट करने होते हैं। कैलकुलेट डिडक्शंस, डिडक्शंस मैक्सिमम जो डिडक्शंस हैं वो 80 के अंदर हैं और एक 24 के अंदर सिंगल डिडक्शन है हाउस रेंट इंटरेस्ट का। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम डिडक्शंस जो हमारे काम के हैं वो 80 के अंदर है। सेक्शन 80 में ही सी है, डी है, इसी इसी में सारे कंपोनेंट, सेक्शन जी है रेदर, इसी में सारे कंपोनेंट्स हैं डिडक्शंस के। तो नेक्स्ट इज डिटरमिन टैक्सेबल लाइबिलिटी। द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसमें टैक्सेबल लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक्चुअली किस अमाउंट पे हमारा टैक्स लगेगा। उसके बाद हम टैक्स स्लैब को डिसाइड करते हैं टैक्स रेट के हिसाब से, और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी, व्हाट एवर द टैक्स लाइबिलिटीज, उसको कैलकुलेट करते हैं। ये पोर्शन जो है कंसीडर रिबेट एंड रिचार्ज, ये बेसिकली आपको इस पे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सेप्ट इन न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में 7 लाख तक का कुछ है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये आपको बेसिकली है कि जिनका टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनका इनकम बहुत, टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा है 50 लाख ऑनवर्ड, उनके लिए कुछ और ज्यादा टैक्स, नॉर्मल रेट से भी कुछ और ज्यादा सरचार्ज उनको देना पड़ता है। तो वो कंपोनेंट है, वो 50 लाख से ज्यादा भी सैलरीड इनकम नहीं होती है आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो मुझे नहीं लगता वहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये सेस जो है, सेस इज एप्लीकेबल, फाइनल टैक्स कैलकुलेशन, और कुछ टीडीएस वगैरह यदि कैलकुलेट हुआ है, कुछ टीडीएस वगैरह यदि कैलकुलेट हुआ है तो वो टीडीएस वगैरह सारा का सारा डिडक्ट होगा, फाइनल टैक्स का कैलकुलेशन होगा कितना पेबल है। तो ये इसके स्टेप हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, जल्दी से हम इसको देख रहे हैं। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉ अ बेसिक सैलरी ऑफ 7,50,000 रुपीज, ठीक है। इस 7,50,000 रुपीज के बेसिक सैलरी में जो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके एडेड थे, वो कंपोनेंट था एचआरए, स्पेशल अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस का अमाउंट यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप कोई भी अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, बताने का पर्पज मेरा दूसरा है। चलिए हम यहाँ ट्रांसपोर्ट अलावेंस हम ऐड कर देते हैं 20,000।
तो अगर ये 20,000 रुपीज हम ऐड भी कर दें तो ये कंपोनेंट ये नहीं आएगा। तो मैडम प्लीज साइलेंट, प्लीज म्यूट कर लीजिए मैडम, प्लीज म्यूट कर लीजिए। इधर रखी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। देख लो आप घर से। सर आप कर सकते हो, देख लो, ये तो प्लीज चला म्यूट के छोड़ कर रखे हैं लीजिए। ऐसे ही। मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ चेक, बहुत लोग हैं इसलिए इसमें भी टाइम लगता है। डीएसपी के नाम से, डीएसपी। हो गया, ठीक है। सो ये कंपोनेंट मैंने कहा 20,000 रुपीज, आप यहाँ मान लीजिए कि ये जो है 20,000 रुपीज का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उस पर्सन को मिल रहा था, और अदर अलाउंसेज 8,000 रुपीज है। तो देखिए उसका टोटल यहाँ पे केवल टोटल टैक्सेबल सैलरी जो है वो कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी उसकी कैलकुलेट करनी है जो टैक्स के लिए काउंट होगी। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लीजिए। एक तो यहाँ बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी में हम ऐड कर रहे हैं एचआरए, स्पेशल अलावेंस ऐड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस ऐड नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस ऑफिस से मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। सो आई एम नॉट एडिंग दिस कंपोनेंट। मैंने पहले ही लिख दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसका अलग कैलकुलेशन है। सो वो कंपोनेंट मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। एनी अदर अलावेंस जो है, सॉरी 8,000 रुपीज होना चाहिए था, 80,000 हो गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये टोटल का टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। डिडक्शंस इसमें 2,10,000 का लिखा हुआ है, 2,10,000 डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगी ये टोटल अमाउंट होगी। सो ये सिंपल, ये अगर आप कहें तो आपके लास्ट एग्जाम में एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं था जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, मुझे नहीं लगता इतना इजी आना चाहिए, आ जाए दैट्स द गुड लक। डेफिनेशंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। डेफिनेशन में देखिए, टैक्स ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर, दो ही टर्म्स बहुत क्लियर समझने की जरूरत है। ये कहिए टैक्स ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, तो इतना समझिए कि इन दोनों को याद करने के लिए, इन दोनों को समझने के लिए इस पर ध्यान दीजिए। इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। अगर इस साल का इनकम फाइल करना है हमको, तो एसेस हम करेंगे जिस ईयर में हम उसको फाइल करेंगे, यानी असेसमेंट ईयर में ही हम रिटर्न फाइल करेंगे। सो इस साल के इनकम का रिटर्न अगले साल फाइल होगा, तो अगला साल असेसमेंट ईयर होगा। और जिस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं, एक्रियू कर रहे हैं, दोनों केस में, क्योंकि कुछ एक्रूड इनकम भी इसमें काउंट होते हैं। जैसे अगर हाउस रेंट आपको नहीं, सॉरी हाउस आपका किराए पे है और रेंटर ने रेंट नहीं भी दिया है, तो आप एक्रूड में डालेंगे। तो एक्रूड अगर कर रहे हैं, अगर दोनों केसेस में हर हालत में करेंट ईयर हमारा वो ईयर होगा जिसका कि हम इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, दैट विल बी फाइल्ड इन द नेक्स्ट ईयर। डेफिनेशन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है ये चीज। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं टैक्स के लिए, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए? तो सैलरी ये तो है ही है, हाउस है। ये कंपोनेंट सैलरीड पर्सन के लिए नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन है, अगर कैपिटल गेन में आपने कहीं शेयर मार्केट में कहीं और लगा रखा है, गोल्ड में लगा रखा है, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो है, और अदर सोर्सेस तो खैर भाई है ही है, ठीक है। इन सबका टोटल होता है। तो हम फोकस कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट इन तीन पे, इस पे, इस फर्स्ट कंपोनेंट पे, इस पे एंड इस पे। हम अभी कैपिटल गेन पे नहीं कर रहे हैं। कैपिटल गेन पे जब मैं न्यू रेजिम बताऊंगा वहां पे कवर करेंगे। डिडक्शंस, जो डिडक्शंस हैं सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में है, ठीक है। और नेट टैक्सेबल इनकम जो निकलता है आपका, वो नेट टैक्सेबल इनकम निकलता है ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन से।
तो इसका मतलब हो गया कि अभी तुमने ग्रॉस सैलरी देख लिया, ये डिडक्शन, एंड डिडक्शन के साथ साथ एक चीज और है यहाँ पे, एग्जम्पशंस। डिडक्शंस के साथ साथ एग्जम्पशंस भी हैं। तो ये दोनों चीजें हमें ठीक से समझने की जरूरत है। डिडक्शंस डिफरेंट क्लॉज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एंड परहैप्स मैं तो कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इनकम टैक्स डिडक्शन का सेक्शन जो है ये 80C। 80C में, क्योंकि 80C में बहुत सारे सेविंग पे अप टू द लिमिट 1.5 लाख ही मिलता है टोटल छूट। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि किस किस पे कंपोनेंट पे मिला करके 150 मिलता है। अगर अलग से उसकी टोटल बेनिफिट को आपने काउंट कर लिया, कहने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे कंपोनेंट में यहां से यहां तक का जो ये पूरा कंपोनेंट है, अगर इसमें मैं 5 लाख की भी सेविंग कर दूं तो बेनिफिट मेरे को 1.5 का ही मिलेगा। तो ये चूंकि बेनिफिट मुझे 1.5 का मिलेगा, तो मुझे याद रखना बड़ा जरूरी है कि 1.5 में क्या क्या कंपोनेंट है जो कि क्लब करके रेस्ट्रिक्ट होंगे 1.5 लाख पे। अदरवाइज हम उसको दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। एकदम इसको बढ़िया से याद होना चाहिए आपका। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यूलिप, सॉरी ये इलिस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला कंपोनेंट पीएफ एंड LIC, ठीक है। यूजुअली सैलरीड एम्प्लॉइज का यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है पीएफ में, ये पीएफ जीपीएफ है, ठीक है। या अगर बाहर भी कोई प्रोविडेंट फंड उसने खोल रखा है तो वो भी। ट्यूशन फी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो होम लोन का कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट, बिकॉज इंटरेस्ट कंपोनेंट पे अलग छूट है अप टू 2 लाख, वो बाद में देख रहे हैं। कोई 5 ईयर की FD आपने करा रखी है, 5 ईयर से कम की नहीं, 5 ईयर से कम की नहीं। अगर 5 ईयर की FD आपने करा रखी है तो उस पर मिलेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम वगैरह ये चूंकि सैलरी पे बहुत ज्यादा नहीं आता है, इसलिए सिंपली नेम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पेंशन फंड, अगर कोई सेटअप किसी बाहर के पेंशन फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो पेंशन फंड भी इसके अंदर कैलकुलेट होगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का यहाँ जिक्र है। कोई एन्युइटी प्लान LIC का ले रखा है, LIC में कोई मनी बैक टाइप की चीज ले रखी है तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो ये टोटल क्लब करके 1.5 लाख लाना पड़ता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में हम क्लियरली देखेंगे इसको। बाकी जो और छूट है ये देखिए, वहां पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, अगर इसके पहले वाले स्लाइड में मैं जाऊं तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया गया था, या एन्युइटी प्लान जो था, जनरल एन्युइटी प्लान यदि कोई आपने ले रखा है LIC से, तो दैट विल क्वालिफाई अंदर हियर। अगर यही कंपोनेंट अगर पेंशन फंड आपने ले रखा है LIC से, तो इसकी छूट जो मिलेगी वो 80CCC में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है ये टोटल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, NPS का कंपोनेंट है। NPS में 2 कंपोनेंट हैं। NPS में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख और 10% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लोअर, दैट इज एग्जेम्प्टेड है सैलरी पे। अगर कोई बिजनेस वाला आदमी यही इन्वेस्टमेंट करता है NPS में तो ये 20% काउंट होता है। तो हमारे पे जो एप्लीकेबल है ये है, हमको फोकस यहाँ करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है 10% EPS में है, ठीक है, 2 में। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा, देखिए 10% ऑफ द सैलरी होना चाहिए, जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा। 14% वाला जो है वो 10% ये 14 हो गया है, सॉरी ये ओल्ड लिमिट ही कॉपीड है, ये 14 हो गया है। तो ये 14% पे वो जितना भी कर देगा वो पूरा का पूरा उसका एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, मैंने बताया था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब ओवर एंड एबव दिस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कंपल्सरी है, ये आपकी मर्जी पे नहीं है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मैं इतना ही कटाना चाहता हूँ, मैं इससे कम कटाऊंगा, इतना आपको कटाना ही है। तो ये कंपल्सरी है। अगर ये अमाउंट ज्यादा भी होता है, मैंने क्या कहा था, लेसर की बेनिफिट मिलेगी। अगर 2.5 लाख भी कोई कटा रहा है तो 1.5 लाख एज बेनिफिट मिलेगा, और 1 लाख रुपीज का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस 1 लाख रुपीज डज नॉट क्वालिफाई हियर।
ये 1 लाख रुपीज इस कंपल्सरी सैलरी से जो डिडक्शन हो रहा है, इन एडिशन टू दैट दिस 1 लाख रुपीज यू हैव टू कंट्रीब्यूट इनटू योर अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर वो वॉलंटरी नहीं कर रहा है, यहीं के बचे हुए कंपोनेंट से नहीं हो सकता ये एडजस्ट। नेक्स्ट, इनकम, अगर एफडी वगैरह सॉरी सेविंग अकाउंट से कोई इनकम यदि आ रहा है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आपको मिला है, 10,000 तक की लिमिट है। सिमिलरली सीनियर सिटीजन बहुत एप्लीकेबल नहीं है। एचआरए, अगर एचआरए आपको ऑफिस नहीं दे रही है तब ये एप्लीकेबल होता है, ये भी हम पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशनल लोन, ये सेंट% जितना एजुकेशनल लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे आप, वो एग्जम्प्टेड होगा। जितना भी पे करेंगे, ये मैक्सिमम 8 ईयर्स तक ये बेनिफिट मिलती है, 8 ईयर्स के बाद ये बेनिफिट नहीं मिलती है। सो जिस साल जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे उतने की बेनिफिट आपको मिलती चली जाएगी। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, होम लोन पे देखिए 2 तरह की बेनिफिट है, एक मैं आगे बता रहा हूं, एक यहां, लेकिन लिंक्ड है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। 24 सब सेक्शन क्या है वहां देखेंगे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। 24 में इट इज मेंशन कि इंटरेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज एग्जम्प्टेड, एंड यहां पे फर्स्ट टाइम जब आप इंटरेस्ट देंगे फर्स्ट मकान पे तो 50,000 रुपीज की का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपने मकान खरीदा तो एक बार ये 50,000 का आप बेनिफिट ले सकते हैं, ये समझिए एक एडिशनल है उस 2 लाख पे, उस 2 लाख पे ये अमाउंट एडिशनल है, तो ये बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई अलग नहीं शो करना है। मान लीजिए 2.5 लाख किसी ने पे किया, देन आउट ऑफ दिस 2.5, सपोज कीजिए किसी ने 2.5 यहाँ पे किया, इस 2.5 में 2 lakhs विल क्वालिफाई देयर एंड 50,000 विल क्वालिफाई हियर। ठीक है, सो यहाँ पे एनपीएस की तरह नहीं है, दैट विल क्वालिफाई। मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 आपके लिए अप टू द एज ऑफ 60 के बाद ये 50 ईयर्स हो जाता है। पेरेंट्स वगैरह का अगर आपके पास इंश्योरेंस है, मैक्सिमम इसमें 60 के बाद सर्विस एज नहीं बचती, तो पेरेंट्स वगैरह का यदि इंश्योरेंस है तो 60,000 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट हैंडीकैप डिपेंडेंट कोई है तो 75,000 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर दिस कंपोनेंट आल्सो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप जस्ट जानिए नॉलेज सेट के लिए, प्रॉब्लम आने की उम्मीद नहीं है। डिसेबिलिटी पे एक आध बार आया भी है दूसरे एग्जाम्स में, सो ध्यान दे सकते हैं। डिसेबिलिटी यदि 40 to 80% है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे 75% मिलेगा। अगर 80% है और वो पर्सन आप पे डिपेंडेंट भी होना चाहिए, 80% और उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस, कुछ डिजीजेस हैं उस पे जो मेडिकल एक्सपेंस होगा उस पे 40,000 तक की छूट मिलती है। नेक्स्ट वन इज योर मेडिकल एक्सपेंस ऑन सेल्फ डिपेंडेंट मोर देन, अगर 60 ईयर्स हो तो ये अमाउंट 1 लाख रुपीज हो जाता है। डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल्ड पर्सन आपकी फैमिली में पहले से है और उसके लिए करना है तो उसकी लिमिट्स यहाँ है। कोई डोनेशन देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पॉलिटिकल पार्टी को, या क्वालिफाइड डोनेशंस कुछ और हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अगर डोनेशन दे रहे हैं तो ये 80G में क्वालिफाई करता है। और इसमें 2 हैं, अगर कंपनीज देंगी तो ये आएगा आपको 80GGB, और यदि आप सेल्फ दे रहे हैं तो यू विल कम अंडर दैट। तो यदि कोई डोनेशन हो तो आप चूंकि सेल्फ देंगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। ये जस्ट इसको मैंने इसलिए लिख रखा है कि आप गलत ना ये कर लें, दिस कंपोनेंट यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, अगर कोई रॉयल्टी वगैरह 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 मिलता है, रॉयल्टी मैंने इसलिए लिया है बिकॉज वी आर कैलकुलेट लर्निंग दिस फॉर इंस्टीट्यूशन, यहाँ लॉयल्टी का कंपोनेंट हो सकता है, तो लॉयल्टी 3 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद देना पड़ेगा। होम लोन पे इंटरेस्ट, होम लोन पे इंटरेस्ट ये पहले 1.5 था, ये 2 हो चुका है। ठीक है, सो दिस विल बी 2 लाख।
तो ये इसका टोटल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिलता है आपको डिपार्टमेंट से तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। ये टोटल कंपोनेंट इसका हो गया। यहां तक यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर जो ये आप डिसेबिलिटी का बता रहे थे, हम्म। तो ये क्या मतलब उनके ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होगा अगर डिसेबल नहीं, पर्सन है या कुछ? डिसेबिलिटी देखिए, एक तो डिसेबिलिटी परमानेंट है तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तभी तो मैडम परमानेंट कहा गया है ना। जी सर। अब दूसरा है कि डिसेबिलिटी जो है, ये डिसेबिलिटी कंपोनेंट का मतलब हो गया कि ये उनकी देखभाल पे हो रहा है। एक ओके। डिसेबल्ड पर्सन की देखभाल पे ज्यादा खर्च तो होगा ना मैडम। हाँ तो जी, हाँ जी। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कहती है कि भाई अप टू 75%, अगर डिसेबिलिटी 40% टू 80% है, बिकॉज 40% इज द लिमिट। दूसरी जगह भी पूरे सर्विस रूल में देखिएगा कि 40% से कम की डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं माना जाता है। तो वो जी डॉक्टर क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं कि अगर लेग डिसेबिलिटी है तो ये 40% है कि नहीं। जी। डिसेबिलिटी कई तरह की हो सकती है, विजन डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, लेग डिसेबिलिटी, इवन मेंटल डिसेबिलिटी। तो वो किस स्टेज पे है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और इस लिमिट पे ये छूट मिलता है उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। कोई और कंपोनेंट? क्योंकि मैं चाह रहा हूं यहाँ पे कि मैं इस सेक्शन को यहाँ कंक्लूड करता हूँ, बिगिन नहीं करूंगा, और इसको मैं लोड कर रहा हूँ। आप एक बार देखिए, इसको नहीं देखेंगे तो आगे के प्रॉब्लम में हमें डिफिकल्टी आएगी। वी विल रीअसेंबल आफ्टर हाफ एन आवर। सर इसमें मेडिकल चेकअप का भी है ना 5,000 का इंश्योरेंस के साथ? मेडिकल चेकअप का मैंने आपको दिया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सेल्फ फॉर डिपेंडेंट 40,000 रुपीज है। नहीं, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ना मेडिकल हेल्थ चेक 5,000 के लिए। वो बात है ना कि उस चीज को ये समझिए, मेडिकल इंश्योरेंस का ही वो कंपोनेंट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है ना, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं पर हाँ जी, हाँ। वो इलाज के लिए नहीं है, ये समझिएगा। वो इलाज के लिए नहीं है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ही क्लब्ड होता है। आप जब लेते हैं ना तो उसके साथ ही होता है कि भाई एक मेडिकल चेकअप इसके साथ फ्री है, और वो कंपोनेंट है। ठीक है सर, एक डोनेशन वाले में लिखा है आपने ओनली कैश। एक सेकेंड। देखिए, जब कैश कहा जाता है ना तो कैश एंड काइंड होता है। कैश इंक्लूड्स बैंक। क्या? ठीक है, जी सर। कैश एंड काइंड दोनों होते हैं ना डोनेशन में। जी सर। तो ये वो वाला कैश है, कैश एंड बैंक नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई कंपोनेंट? सर 80cc जो वन है एनपीएस के बारे में 1.5 लाख का, उसको एक बार दोबारा बता दीजिए। किसका? एनपीएस वाला? 80cc वाला। एनपीएस वाला ना? हाँ जी सर। ओके, पहले एनपीएस ओपन कर दें। ये कंपोनेंट था एनपीएस वाला। चलिए एनपीएस कंपोनेंट पे, तो यहाँ एनपीएस कंपोनेंट पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ एनपीएस कंपोनेंट में ऐसा है कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन ने 1.75 लाख रुपीस कटाए। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई इसमें 1.5 लाख रुपीस तो मेरा इसमें कंसीडर कर लो CCD1 में। ठीक है, और कटाए मतलब सैलरी से डिडक्ट कराए, और ये मतलब ये कंपल्सरली कटा है उसका 10% के हिसाब से, जो मेरा कहने का मतलब है। और ये 25,000 रुपीज जो बच जा रहा है ना, इसको आप इसमें कंसीडर करो। तो ये नहीं हो सकता है। जो सैलरी से कटेगा ना, ये कंपोनेंट जो सैलरी से कटेगा, ये जाकर के लिमिट हो जाएगा 1.5 लाख पे, यहां से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए उसको एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन वो कैसे करेगा?
हाँ ये सर, ठीक है, एडिशनल ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑफिस में भी रिक्वेस्ट करके कर सकता है, अदरवाइज ऑफिस जनरली इंटरटेन नहीं करती है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। वो अपने एनपीएस साइट पे जा करके एनपीएस अकाउंट में लॉग इन करके वहां से कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर हो गया? ओके सर, ओके, ठीक है। तो दैट वाज द कंपोनेंट इस वीडियो का। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट ये कर रहे हैं, इसके बाद सेकंड सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस पे। सेकंड सर सेशन आंसर करते हुए, जैसे आप ये एटीसीसीबी या जो भी ये यूज करते हैं हम टर्म्स, ये भी लिखना जरूरी होता है कि आप प्रॉब्लम ये सेक्शन में डिडक्शन। आइए। नहीं, आप प्रॉब्लम सेक्शन में आइए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे लिखते हाँ हैं। जी सर, इसके बाद ठीक हम है सर। प्रॉब्लम सेक्शन लेने वाले हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, ओके। जी।